बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट सेशन में ये बात की थी कि इनकम टैक्स रिटर्न हम किस तरह से आईआरएस सिस्टम के से यूज़ करते हुए जमा कराते हैं, और हमने बात की थी कि आईआरआईएस क्या है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए हम एफबीआर से इंटरेक्ट करते हैं। बहुत डिटेल में हमने बात की थी। और फिर हमने ये बात की थी कि सेक्शन 114 में एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि किन किन लोगों को रिटर्न जमा करानी है। एक एक्सक्लूजन की भी हमने बात की थी। और उसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एसेट्स हैं और उसकी वजह से उन्हें रिटर्न जमा करानी पड़ रही थी। तो 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर एसेट्स हैं और टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो हमने उस एक्सक्लूड कर दिया था कि 114 में ठीक है रिटर्न जमा करानी है, लेकिन ये 4 लोग फिर भी रिटर्न नहीं जमा कराएंगे अगर सिर्फ उनके पास एसेट्स हैं। जैसे कि हमने बात की थी, गाड़ी है, फ्लैट है, प्रॉपर्टी वगैरह है। लेकिन अगर इनके पास कोई टैक्सेबल इनकम है, कोई बैंक प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कोई सैलरी इनकम, अदर इनकम आ रही है, तो फिर बहरहाल इन लोगों को रिटर्न जमा करानी थी। इसके ऊपर हमने एक सवाल भी देखा था मिस अफशा का। और उसके बाद हमने ये देखा था 114 सेक्शन 114 में, 114 ही चल रहा है, उसके सबसेक्शन 3 में हमने देखा था कि कमिश्नर लेस देन 1 ईयर की रिटर्न भी 4 सूरतों में रिक्वायर कर सकता है, और वो 4 सूरतें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि सेक्शन 114(4) में, इसको यूँ पढ़ते हैं, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114, उसके अंदर हमने देखा था कि कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपसे रिटर्न मांग सकता है। उसमें आपको एक टाइम फ्रेम देता है कि इतने दिनों के अंदर अपनी रिटर्न जमा करा दें। आपने रिटर्न नहीं जमा कराई थी 114(5) के अंदर। फिर हमने ये बात की थी कि अब रिटर्न तो जमा करा दें, कमिश्नर कितने सालों की रिटर्न की बात कर सकता है। तो हमने 114(5) में ये देखा था कि वो 5 साल की रिटर्न आपसे मांग सकता है। और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि अगर पिछले 5 साल में से किसी भी टैक्स ईयर की रिटर्न जमा नहीं हुई हुई, तो आप फिर वो 10 ईयर की भी रिटर्न मांग सकता है। ये भी हमने तफसील से बात की थी। फिर हमने बात की थी अगर कंसील्ड फॉरेन इनकम या एसेट्स हों, फिर तो ये टाइम लिमिट है ही नहीं। किसी भी, आप 2023 में खड़े हैं, भले 2001 के एसेट मिल गए, तो वो प्रीसीडिंग ईयर के अंदर उनको ऐड बैक करा देगा अदर सोर्स के अंदर। इसके बारे में भी हमने बात की थी, और सेक्शन 111 के रेफरेंस से भी हमने बात कर ली थी। अब फिर हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लिया था मिस्टर इरफान का। उसके बाद हमने 114(6) देखा था कि अगर हमने रिटर्न जमा करा दी और हम रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। हमें 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी कि हमारे रिवाइज़ अकाउंट्स अटैच हों, अगर ज़रूरत है टैक्स पेयर के अकाउंट्स अटैच करने की। और फिर हमने कहा था कि अप्रूवल होनी चाहिए, और इसमें हमने कहा था कि रीज़न्स लिखी होनी चाहिए। थर्ड पे था अप्रूवल होनी चाहिए। फोर्थ पे हमने बात की थी अगर ऑर्डर हुआ है तो उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और फिर एक टेबल बनाकर भी बात की थी कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। 60 दिन के बाद कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है और लॉस डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरह आप अपनी रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन देते हैं तो डीम्ड एज ग्रांटेड हो जाती है अप्रूवल। और 60 दिन के बाद कोई भी रीज़न है आप कर रहे हैं, तो अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करता कमिश्नर आपको, तो डीम्ड एज ग्रांटेड है। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी डिटेल में। पार्ट 1 देख लीजिएगा हमारी टैक्स रिटर्न्स की वीडियो का। और इसके ऊपर बात फिर ये हुई थी कि प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न एंड स्टेटमेंट। हमने बात की थी आप अगर रिवाइज़ कर रहे हैं और आपका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ टैक्स बन रहा है, तो हमने इस सेक्शन में बात की थी अगर आप कोई ऑडिट नहीं अभी शुरू हुआ, कोई शो कॉज नहीं आया, तो आप खुद से रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं, तो फिर ये होगा कि आप टैक्स और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज खुद अदा कर दें, पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अगर ऑडिट स्टार्ट हो गया, शो कॉज नहीं आया, तो टैक्स प्लस डिफ़ॉल्ट दे दें और 25% ऑफ पेनल्टी दे दें। और ऑडिट स्टार्ट हो गया लेकिन शो कॉज नोटिस नहीं आया, तो टैक्स प्लस डिफ़ॉल्ट के साथ 50% पेनल्टी दे दें। तो ये भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 114(a) के अंदर आपको बिजनेस बैंक अकाउंट अपना डिक्लेयर करना ज़रूरी है, जो हमने बात की थी आईआरएस में जाके प्रोफाइल में हम शो कर देते हैं। फर्दर ये कि 114(b) अगर आप रिटर्न रिवाइज नहीं करते, इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या हो सकता है, आपकी जो है ना मोबाइल की सिम बंद की जा सकती है, यूटिलिटीज़ बंद की जा सकती है, लेकिन ये सब उसी वक्त होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए, और अगर आप रिटर्न रिवाइज कर देंगे तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ तक हम बात कर चुके थे अपने लास्ट सेशन के अंदर, जो कि हमारी क्लास सैटरडे को हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट की। टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो गई, और आज हम बात करें वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, आइए आज देखते हैं। सेक्शन 116, द कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल to furnish on the date specified in the notice a statement herein after referred as well statement in the prescribed form and verified in the prescribed manner giving particulars of। इसका मतलब ये है कि कमिश्नर
नोटिस करके एक इंडिविजुअल से कह सकता है कि भाई अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इंडिविजुअल की बात आई है, तो इंडिविजुअल के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों शामिल हैं। हालांकि वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की रिक्वायरमेंट सिर्फ रेजिडेंट की है, लेकिन अगर वो नोटिस देगा नॉन रेजिडेंट को तो उसको भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, हालांकि वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की रिक्वायरमेंट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल की है, अभी आगे हम देख भी लेते हैं। लेकिन अगर वो नोटिस देता है तो नोटिस के अंदर नॉन रेजिडेंट से भी कह सकता है कि अपनी वेल्थ जमा कराएं। अच्छा, वेल्थ के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल के नाम पे जितने टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, और लाइबिलिटीज़ जो उसने लाइबिलिटीज़ किसी से लोन ले रखा है, बैंक की कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी ले रखी है। और क्या है? टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पर्सन स्पाउस। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड अपनी रिटर्न जमा करा रहा है और वाइफ डिपेंडेंट है हस्बैंड पे, तो ज़ाहिर है वाइफ के भी जो सोर्सेज हैं वो हस्बैंड से ही आ रहे हैं। अगर वाइफ के नाम पे कोई घर ले लिया हस्बैंड ने तो अपने सोर्सेज से ही लिया होगा। मसलन वाइफ के नाम पे घर है लेकिन पेमेंट तो हस्बैंड ने की है। इसी तरह माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, पेमेंट तो उसका वालिद ही कर रहा है। तो वो सारे एसेट भी क्लब होके आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं रिटर्न जो जमा होती है वो एक इंडिविजुअल की अपनी डिपेंडेंट जो उसके बच्चे हैं, ज़ाहिर है माइनर चाइल्ड डिपेंडेंट ही होता है, और जो उसकी स्पाउस है उसके साथ रिटर्न उसके भी सारे एसेट्स इनकी वेल्थ में आ रहे होते हैं। और अगर हम देखते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में वहाँ एक कॉलम आ रहा होता है एसेट्स इन अदर्स नेम। अगर बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे कोई जगह खरीदी हुई है, गाड़ी खरीदी हुई है, तो हमें वहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ करना होता है, क्योंकि उसी इंडिविजुअल जो हस्बैंड है, जो फादर है, उसी के यानी कि फ़ंड से वो चीज़ परचेज़ की जा रही होती है। लेकिन यहाँ ये सवाल है, अगर बीवी इंडिपेंडेंट हो, वो खुद भी काम करती हो, सैलरीड इंडिविजुअल हो, या अपनी रिटर्न खुद जमा कराती हो, तो फिर ज़ाहिर है इसकी रिटर्न में उसकी चीज़ें नहीं आएंगी। वो अपनी रिटर्न अलग जमा करा रही होगी और इसको उसकी चीज़ों को यहाँ पर एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मज़ीद क्या है कि अगर इस एनी एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड और पीरियड स्पेसिफाइड इन सच नोटिस एज द एंड द कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र का मतलब सेल भी हो सकता है, आपने गिफ्ट कर दिया अपने किसी अजीज़ को, घर गाड़ी गिफ्ट कर दी तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट हो गया, आपने घर बेच दिया तो वो भी ट्रांसफ़र है, और जो कंसिडरेशन उसके लिए आपको रिसीव हुई है। तो मतलब ये है कि एसेट जो डिस्पोज आपने किया, चाहे गिफ्ट दिया चाहे सेल किया, उसकी भी प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आपकी वेल्थ में होने चाहिए। फिर ये कि जो एक्सपेंडिचर हैं आपके और आपकी स्पाउस, आपकी जो पर्सन की स्पाउस है और माइनर चाइल्ड है या अदर डिपेंडेंट, देखें अदर डिपेंडेंट कोई बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है जिसको वो सपोर्ट कर रहा है बीइंग फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग द पीरियड, अब उसके एक्सपेंसेस भी सारे के सारे रिफ्लेक्ट करने चाहिए। हम देखते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एक वेल्थ रिकन्सिलिएशन के अंदर एक फॉर्म आ रहा होता है पर्सनल एक्सपेंसेस का, तो बेसिकली ये उसी की तरफ रहनुमाई है कि वहाँ पर आप सारे एक्सपेंसेस भरिएगा। वहाँ सारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, बच्चों की फ़ीस, यूटिलिटी का खर्चा, टैक्सेस, रेंट वगैरह वगैरह। और वेल्थ रिकन्सिलिएशन ये भी होनी चाहिए। वेल्थ रिकन्सिलिएशन क्या है? आप ये बताते हैं कि पिछले साल मेरे पास टोटल 100 रुपये के नेट एसेट्स थे, इस साल मेरे पास 200 रुपये के हो गए हैं। अब 100 रुपये का जो इंक्रीज़ आया ये किस वजह से आया? आप बताते हैं कि 100 रुपये मुझे कहीं से गिफ्ट आया, या 100 रुपये की मैंने सैलरी इनकम कमाई, या 100 रुपये की मुझे नेट बिजनेस इनकम हुई, तो आप इसके रिकन्सिलिएशन बताते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल जब अपना क्लासेस में मॉड्यूल 2 कर रहे होंगे तो हम आईआरएस पे इसको बनाना सीखेंगे, एक्सेल में भी बनाना सीखेंगे, फिर आईआरएस भी बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो बस एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लें। सब सेक्शन 2, एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी टैक्स ईयर शैल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकन्सिलिएशन फॉर दैट ईयर अलॉन्ग विद सच रिटर्न। ये हमने बात कर ली कि भाई रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ये देखें लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट को नहीं करानी। नॉन रेजिडेंट को सिर्फ उसी वक्त करानी जब नोटिस आएगा, वरना जो भी बंदा, मेरा नाम जुनेद है, मैं अपनी रिटर्न जमा करा रहा हूँ, तो मेरे को अपनी रिटर्न के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन भी जमा कराना ज़रूरी है। उसके कौन से पर्टिकुलर्स होते हैं हमने सब सेक्शन 1 में देख लिए। और इसका फॉर्म देखने के लिए आप आईआरएस पे लॉगिन करें, अपनी एक रिटर्न खोल लें ड्राफ्ट, और उसके अंदर से उन पर्टिकुलर्स को देख भी सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रोवाइडेड दैट provided that every member of AOP shall also furnish wealth statement and wealth reconciliation statement for the year along with return of AOP। हमने AOP का लेक्चर भी अभी रिसेंटली कवर किया। अगर वहाँ 2 मेंबर हैं, हमने बात की थी, और 2 मेंबर्स हैं और AOP की रिटर्न सेपरेटली जाती है, मेंबर्स की अलग जाती है, तो ये कह रहे हैं AOP जब अपनी रिटर्न जमा करा रही होगी तो अटैचमेंट के अंदर पार्टनर मेंबर्स अपनी रिटर्न अटैच करेंगे AOP की रिटर्न के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एओपी पहले अपनी रिटर्न जमा कराएं, वो एओपी को दे दें, एओपी अपनी रिटर्न जमा कराते हुए ये भी अटैचमेंट में अटैच कर दे और फिर रिटर्न जमा कराए। वेयर अ पर्सन हु हैज फर्निश्ड वेल्थ स्टेटमेंट डिस्कवर्स एनी ओमिशन or wrong statement therein, he may without prejudice to any liability incurred by him under any provision of the ordinance furnish a revised
wealth statement along with revised wealth reconciliation and reason of filing revised wealth statement under intimation to commissioner. इंटीमेशन टू कमिश्नर मैंने येलो हाईलाइट किया, इसको नोट कर लें. इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर एट एनी टाइम बिफोर द रिसिप्ट ऑफ notice under subsection 9 of section 122 for the टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स. फॉर एग्जांपल आपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न जमा कराई, लेकिन आपको ख्याल आया कि मेरे से कोई गलती हो गई है. अब उस गलती को आप चाहते हैं कि मैं सही कर दूं, तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, अपनी रिटर्न रिवाइज कर दें. आपने सिर्फ क्या करना है, रिटर्न रिवाइज करते हुए अटैचमेंट में एक लेटर अटैच कर देना है कमिश्नर को. डियर कमिश्नर, मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं खुद से इस गलती को ठीक कर रहा हूँ, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ. कोई अप्रूवल नहीं लेना, बस उसको इंटीमेट करना है. अटैच कर देंगे रीज़न फॉर रिवीजन, और आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज और वेल्थ रिकन्सिलिएशन रिवाइज आप कर देंगे. और ये आप कभी भी कर सकते हैं अगर कोई आपको नोटिस, यानी नोटिस आने से पहले पहले. नोटिस क्या होता है, 122(9) का नोटिस क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, शो कॉज दिया जाता है कि भाई ये आपने वेल्थ जमा कराई थी, ये तो आपका एक गिफ्ट था, आपने गिफ्ट दिखाया ही नहीं है. तो अब उसने क्योंकि बोल दिया, तो ज़ाहिर है अब आप नहीं कर रहे होंगे. लेकिन अगर ये नोटिस नहीं आया है, उसने आपकी गलती नहीं पकड़ी, आपने खुद अपनी गलती पकड़ ली है, तो आप खाली उसको इन्फॉर्म करते हुए अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट वेयर कमिश्नर is of the opinion that revision under this subsection is not for the purpose of correcting a bona fide omission or wrong statement, he may declare such revision as void through an order in writing after providing an opportunity of being heard. इसका मतलब ये है, बोना फाइड ओमिशन का मतलब ये है कोई ऐसी गलती होगी जिसका जो कि विदाउट इंटेंशन हुई है. फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, लेकिन गलती से आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर उसको लाइबिलिटीज़ में पार्क कर दिया, आपको पता नहीं चला था ये पैसे किससे आए हैं. लेटर ऑन आपको पता चला, अरे भाई ये तो मेरे अबू ने गिफ्ट दिया था, हमने आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने से रह गई थी. आपने उस, ये एक बोना फाइड मिस्टेक है, गलती से हो गई थी, आपने दोबारा से रिवाइज की वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन, लाइबिलिटीज जीरो करके उसको गिफ्ट में पार्क कर दिया. तो ये एक ओमिशन है जो कि गलत, ये एक बोनाफाइड ओमिशन है. लेकिन अगर कमिश्नर समझता है आपने कोई ऐसी गलती जो कि बोनाफाइड ओमिशन नहीं थी, जानबूझ के कोई ऐसा काम किया जो उसके ख्याल में ठीक नहीं था, तो वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को कहेगा कि भाई रिवाइज तो कर दी, लेकिन मैं नहीं मानता इसको, और वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा, नोटिस भी देगा, और आपकी इस जमा कराई गई वेल्थ स्टेटमेंट को नल एंड वाइड कर देगा कि भाई मैं इसको नहीं मानता. ज़ाहिर है वो प्रोसीडिंग करेगा. फिर एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज़ क्लैरिफाइड that wealth statement cannot be revised after the expiry of 5 years from the due date of filing of return for that tax year. इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2022 है, इसकी रिटर्न जमा होनी चाहिए 30 सितंबर 2022 को. अब 30 सितंबर 2022 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, और ये ज़ाहिर ड्यू डेट बढ़ भी जाती है, आगे हम देख भी लेंगे इंशाल्लाह कि अगर FBI टाइम बढ़ा दे या आप कमिश्नर से टाइम ले लें, तो फिर वो ड्यू डेट हो जाती है आपकी. उस ड्यू डेट से आगे 5 साल तक का अरसा आपके पास है कि आप अपनी रिटर्न जमा कराएं. मिसाल के तौर पर 30 सितंबर 2022 ड्यू डेट थी, तो सितंबर 23, 24, 25, सितंबर 26, सितंबर 27, 30 सितंबर 2027 तक आप अपनी 2022 की वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हैं. उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे. यहाँ तक बात हो गई सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन की. अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट्स. 116A, एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर. अब ये भी किसको जमा करानी है, रेजिडेंट टैक्स पेयर को जमा करानी है, नॉन रेजिडेंट को नहीं करानी है अगेन. लेकिन अगर कमिश्नर नोटिस कर देता है, देखें सब सेक्शन 2 में लिखा है, अगर कमिश्नर नोटिस करेगा इंडिविजुअल को, अब यहाँ पर नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट से भी वो मांग सकता है. एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन इनकम ऑफ नॉट लेस देन 10,000 US dollars or having foreign assets with a value not less than 100,000 United States dollars shall furnish a statement hereinafter referred to as the foreign income and asset statement in the prescribed form and verified in the prescribed manner giving particulars of. अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं. अगर बाहर मुल्क में आपके एसेट्स कितने हैं, $1,00,000 हैं या उससे ज़्यादा हैं, या आपकी बाहर मुल्क में इनकम $10,000 है या उससे ज़्यादा है, तो आपने रिटर्न 114 की रिटर्न तो जमा करानी है, आपने 116 की वेल्थ स्टेटमेंट तो जमा करानी है.
उसके अलावा एक और स्टेटमेंट जमा करानी है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, उसको कहते हैं, वो 116 ए की स्टेटमेंट है। तो लिहाजा ऐसे आदमी को जिसके बाहर मुल्क में इतने एसेट हों या इतनी इनकम हो, तो उसको 3 स्टेटमेंट जमा करानी होंगी, एक 114 की, एक 115 की और एक 116 की। सॉरी, 115 नहीं, 114, 116 और 116 ए। अच्छा, इस स्टेटमेंट के पर्टिकुलर क्या होंगे? सिमिलर है 116 वाली स्टेटमेंट के, भाई फॉरेन एसेट्स आपके क्या हैं और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, बाहर मुल्क में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, बाहर मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूएशंस हैं। फिर ये कि अगर आपने बाहर मुल्क में कोई एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर और उस पर क्या आपको पैसे मिले हैं, उसकी बात कर लीजिएगा। कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ फॉरेन इनकम, आपकी बाहर क्या इनकम है, सैलरी इनकम है, क्या है, आप उसकी पूरी डिटेल देंगे। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ड्राइव income and the expenditure derived during the tax year and the expenditure wholly and necessary for the purpose for driving the said income। आपकी बाहर मुल्क में बिजनेस इनकम है तो आप पूरा बिजनेस, आप फॉरेन इनकम, फॉरेन बिजनेस इनकम की डिटेल्स देंगे कि ये मेरा रेवेन्यू था, ये मेरे खर्चे थे और वो खर्चे जो कि इसी इनकम को कमाने के लिए हासिल हुए हैं, ये तमाम तफसीलात आप उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। द कमिश्नर में The Commissioner may by notice in writing require any person being an individual who in the opinion of Commissioner on the basis of reasons to be recorded in writing was required to furnish a foreign income or asset but who has failed to do so to furnish the foreign income and asset statement on the date specified in the notice। कमिश्नर समझता है कि एक आदमी को 116 ए की स्टेटमेंट जमा कराना चाहिए थी, उसने नहीं करानी है और वो रीज़न नोटिस के अंदर लिखेगा कि भाई इसलिए आपको जमा कराना चाहिए थी और एक टाइम देगा, तो फिर वो किसी इंडिविजुअल से ये स्टेटमेंट मांग सकता है। अब अगला सेक्शन है 117, Notice of discontinuation of business। Any person discontinuing a business shall give the commissioner a notice in writing to that effect within 15 days of discontinuance। आज आपने 25 जून है, 25 जून को आपने कारोबार बंद कर दिया। अब 25 जून के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को आप एक नोटिस राइटिंग में बता दीजिएगा कि भाई मैंने कारोबार अपना बंद कर दिया है। द पर्सन discontinuing a business under the provision of this ordinance or on being required by the commissioner by notice in writing furnish a return of income for the period commencing on the first day of the tax year in which discontinuance occurred and ending on the date of discontinuance, and this period shall be treated as a separate टैक्स ईयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इसमें वो ये कह रहे हैं आपने अब कारोबार बंद कर दिया, मिसाल के तौर पर आपने 1 जुलाई 2022 जो टैक्स ईयर 23 है वहाँ से कारोबार शुरू किया, आज आपने मिसाल के तौर पर आपने 31 दिसंबर 2022 6 महीने कारोबार करके कारोबार बंद कर दिया, तो आपको 15 जनवरी तक तो खुद इंटीमेट करना था कमिश्नर को, लेकिन आपने नहीं किया। तो कमिश्नर को अगर किसी तरह पता चल गया तो कमिश्नर भी आपसे कह सकता है कि भाई आपने एक डिसकंटिन्यू कर दिया है कारोबार, लिहाजा अपनी रिटर्न जमा कराएं। तो आप 6 महीने की रिटर्न जमा कराएंगे और ये 6 महीने की रिटर्न आपकी रिटर्न होगी इस साल के लिए। अब नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं है, नॉर्मल टैक्स ईयर तो 12 महीने का है, जुलाई से जून, तो आपका ये स्पेशल टैक्स ईयर है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, आपको इसकी रिटर्न जमा करानी है इस ऑर्डिनेंस के तहत ही। जो भी इस पूरे ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हुए जैसे आप हर साल रिटर्न बनाते थे, फ़र्क इतना है अब आप 6 महीने की बनाएंगे, पहले आप पूरे साल की बनाते थे। सबसेक्शन 3 वेयर नो नोटिस हैज़ बीन गिवन under subsection 1 but the commissioner has reasonable ground to believe that a business has discontinued or likely to discontinue, the commissioner may serve a notice on the person who has discontinued the business or is likely to discontinue the business to furnish the commissioner within the time specified। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो उसको नोटिस देकर नहीं बताया कि भाई मैं तो भाई कारोबार बंद करूँ, तो कमिश्नर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि वो समझता है आप बिजनेस बंद करने वाले हैं या बंद कर दिया है, तो वो आपको एक डेट दे देगा बराए मेहरबानी अपने इस 6 महीने 7 महीने के पीरियड की जो इस टैक्स ईयर के अंदर अंदर था, एज अ सेपरेट टैक्स अपनी रिटर्न आप जमा करा दें। A return furnished under this section shall be treated for all purpose of this ordinance as the return of income including the application। अब ये कह रहे हैं जो आपने रिटर्न 6 महीने की या कम की या ज़्यादा की, ज़ाहिर है लेस देन 12 मंथ्स होगा प्रॉबेबली, तो आपने जो रिटर्न जमा कराई है ये फॉर ऑल पर्पस वैलिड रिटर्न मानी जाएगी और जैसे ही आप रिटर्न जमा कराएंगे डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 120 में आपको इशू हो जाएगा, जैसा कि एक रिटर्न आप 114 में जमा कराते हैं उसका इशू होता है।